इसकी जो एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज की। सो जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज। मतलब ये जो एक्स है ये वाई से 18 बड़ा है, तो हमने माना एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और उन्होंने बोला कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज हमने 3.1 की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किया जा सकता है और उसे सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। एंड हमने लास्ट एक्सरसाइज में ये भी सीखा था कि हाउ कैन वी डिटरमाइन कि जो दो गिवन लाइन है वो आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो कि है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना होता है, हमें वहां पर दो इक्वेशन दी होती, तो मैंने आपको ये चीज तो वहां समझाई है पहले भी कि अगर हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है तो उसे सॉल्व करने के लिए, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मिनिमम दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास दो इक्वेशन है। सो हम क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें दो इक्वेशन गिने हैं 1 एंड 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है हमें बच्चों, हमें एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होती है। कैसे? सपोज करो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। मैं यहाँ से ना x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सपोज करो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 14 माइनस वाई। मैंने इस y को उस साइड ले लिया और ये y वहां पर जाकर, यहाँ पर प्लस था वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। पुट इन इक्वेशन 2। अच्छा, आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाले। मान लो आपने इक्वेशन 1 से निकाला, तो अगर आपने इक्वेशन 1 से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर इक्वेशन 2 से कोई वैल्यू निकाली है तो उसे 1 में रखना है। कभी भी ये मत करना कि उसी इक्वेशन से वैल्यू निकाली और उसी में सब्स्टिट्यूट कर दी, ऐसे में आपका आंसर 0 आ जाएगा, मतलब वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ख्याल जरूर रखना है कि किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाले, हमेशा उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हमने 1 से निकाली है, अब इसे हम 2 में रख देते हैं। 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 14 माइनस वाई। तो x यहाँ पर रख देंगे 14 माइनस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। 2y को उधर ले आते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2y को उधर ले जाते हैं 14 और 4 को उधर ले आते हैं, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y। कभी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, कांस्टेंट को एक साइड लेते हैं और वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर आ गया हमारा 10 इज इक्वल्स टू 2y। सो y इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जब हमें निकालनी है, वैसे तो आप ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं यहाँ डाल देता हूँ, हमने x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू क्या है हमारी 5, यहाँ पर 5 डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो x इज इक्वल टू 9 आ गया है हमारा और y इज इक्वल टू 5। तो आप बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 3 में भी होगी तो भी सॉल्व हो जाएगी, पर उसके लिए 3 इक्वेशन होगी फिर हमारे पास। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 वेरिएबल्स में, तो हम 2 वेरिएबल्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर दिया है हमें सेकंड पार्ट में s माइनस टी इज इक्वल टू 3
एंड ये इक्वेशन 1 है हमारी। दूसरी इक्वेशन दी है h/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो एलसीएम लेने के बाद 3 के टेबल में 6 कितने टाइम जाता है 2 टाइम्स। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम जाता है 3 टाइम्स। तो हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। तो हमारी इक्वेशन आ गई 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। देखो बच्चों, हम डायरेक्टली यहाँ पर भी वैल्यू रख सकते थे, पर कई बार उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस है क्योंकि आप अभी इनिशियली सीख रहे हो। जब आप इसमें परफेक्शन कर लोगे तो आपको जरूरी नहीं कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, सिंप्लीफाइड हो। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से हम s की वैल्यू निकालते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 प्लस टी। तो s की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 प्लस टी। क्यों मैं t को उस साइड ले गया हूँ और वहां जाकर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2। इसे हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने अब आपको बताया कि अगर इक्वेशन 1 से निकाले तो 2 में सब्स्टिट्यूट करना है और 2 से निकाले तो 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। डाल देते हैं यहाँ पर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2s की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t इज इक्वल टू 36। अब बच्चों क्या करना है 6 को उधर ले जाओ, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड लेना है और वेरिएबल्स को एक साइड पर रखना है इज इक्वल्स टू के। तो 6 को उधर ले जाएंगे 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 5t इज इक्वल्स टू 30। तो t इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 6। मैं 5 को डिवाइड में ले गया, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो t की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, पर यहाँ पर डाल दें इस जगह पर तो ज्यादा बेटर है। तो s हमारा क्या है 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारी s की वैल्यू आएगी। सो वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ t एंड s। t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। तो अब हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है और यहाँ पर भी हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो तरीका हमारा सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज है यहाँ पर। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 2 को मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। इसमें से 3 कॉमन लेके ये 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इस सबको 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अगर हम इसे देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज चेक करते हैं जो मुझे नजर आ गया है यहाँ पर। आप देखो इसमें a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 3/9 डिवाइड करके क्या आएगा 1/3। फिर b1 अपॉन b2 निकालो, इसमें वो क्या आ रहा है -1/-3, तो वो भी आ रहा है हमारा 1/3। फिर हमारा आ रहा है c1/c2, वो आ रहा है 3/9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। तो बच्चों ये कंडीशन लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी आपसे कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाता है तो ये कंडीशन हमारे
कब होती है? ये कंडीशन हमारी होती है जब हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के जो है हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी इनफाइनाइटली वैल्यू आएगी, तो हम अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली दैट इट कैन हैव एनी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो हम इसे के टर्म्स में दे सकते हैं आंसर। जैसे हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, मैं y को यहाँ पर k मान लेता हूँ क्योंकि y की कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। k रख देते हैं यहाँ पर, तो 3x माइनस k इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 3 प्लस k, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस k अपॉन 3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन में डाल के। आप y की वैल्यू क्या निकालना, निकल गई है। देखो x y k आ गया हमारा, x आ गया हमारा 3 प्लस k अपॉन 3 वेर k इज एनी रियल नंबर। तो हम k के टर्म्स में अपना आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। अब आप सोच रहे हैं k के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेयर k is any real value। सो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें, 0.2x प्लस 0.3y 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो बच्चों, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मैं तो इसके डेसिमल हटा देता पहले, सबसे पहले, और ये बिना डेसिमल हटाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम इसके डेसिमल हटा दे तो हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है, पर देखने में अच्छी लगती है ये चीज तो करने में भी अच्छी लगती है। तो हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 है। सबके डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आएगा, नीचे 10, नीचे 10। एलसीएम ले लेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। एलसीएम 10 आएगा, यहाँ पे 10, ऐसे 10 आएगा, यहाँ पर भी 10, 10 से 10 कट जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसे भी सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आएगा हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, इक्वेशन 2। अब किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसे दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम वन 2x प्लस 3y is equals to 13, 2x is equals to 13 minus 3y, x is equals to 13 minus 3y अपॉन 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इसे हमने 1 से निकाला है, फ्रॉम 1। अब इसे हम 2 में डाल देते हैं। सो पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 x की जगह पे क्या डाल देते हैं, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स 23। ऐसा क्यों करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन बच्चों, हमने इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है। वन वेरिएबल मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गई है सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। काट देते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 26 माइनस माइनस 6y प्लस 5y, माइनस का y आ जाएगा इक्वल्स टू 23। क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है और साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। तो 6 और 5 में से 6 बड़ा है तो साइन माइनस आएगा। तो यहां से हमारा तो 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू y, तो 3 इज इक्वल्स टू y।
तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 3। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पर मैं इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू था हमारा 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। मैंने y की जगह पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 दैट इज 2। तो यहां से हमारी x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 आई है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप इन दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में डालकर इसमें या इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ आपको। तो 2 x की वैल्यू क्या है, 2 रद्द दो यहाँ पर, प्लस 3 y की वैल्यू 3 है। 2 2 4 प्लस 3 3 9 4 प्लस 9 13। तो देखो LHS RHS के बराबर आ रहा है, LHS RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, 1 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दी है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। तो इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। सो फ्रॉम वन √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y हो जाएगा। मैं √3y को उस साइड ले गया हूँ, तो यहाँ प्लस था वहां जाकर माइनस हो गया। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से माइनस का √3y अपॉन √2। पुट इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। √3 x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, माइनस √3y अपॉन 2। तो माइनस √3y अपॉन 2 माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा माइनस का 3y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू √8y। और तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2√8y। देखो y के बराबर होगा, पर मुझे बताओ आप, क्या -3 2√8 के बराबर होता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। तो अब एक ही कंडीशन में ये -3y जो है वो 2, देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर भी नहीं हो सकता। तो अब एक ही कंडीशन है कि दोनों चीज बराबर हो जाए, जब हमारा y क्या हो जाए यहाँ पे 0। तो इसका मतलब हमारी y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं -3 इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, और √2√8y इंटू 0 वो भी 0। तो इसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये वेरीफाई हो सकता है, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 अपॉन √2। तो x भी क्या आ गया हमारे यहाँ से 0, यानी x और y यहाँ पर दोनों 0 होंगे, तभी ये वेरीफाई होगा। ऑब्वियसली किसी दो चीज को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये तभी 0 हो सकता है जब x और y क्या हो, दोनों 0 हो। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हमको, सिक्स्थ पार्ट। यहाँ पर भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ द इक्वेशन। सो सिक्स्थ पार्ट है हमारा
3x/2 minus 5y/3 is equals to -2। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम आएगा, 2 3 जा 9x minus 10y equals to -2। तो 9x minus 10y equals to -12। मैंने पहले एलसीएम लिया, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, फिर 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की, यहाँ 2 से की है, और फिर इस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो इक्वेशन आ गई हमारी 1। सिमिलरली 2 को सॉल्व करते हैं, 2 है हमारी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। यहाँ भी एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू, तो अब हम इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो भी x की वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 9x minus 10y is equals to -12. So 9x is equals to -12 plus 10y. So x is equals to -12 plus 10y upon 9. ये आई हमारा फ्रॉम 1। अब इसे इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे, 2 x की वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 9 हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर, -24 प्लस 20y, इससे नीचे 1 लगा देते हैं, तो 9 3 से 27 प्लस था 27y इक्वल्स टू 13। सो 20y ये हो जाएगा 20 प्लस 27 47y इक्वल्स टू 13 इंटू 9। इसकी इधर मल्टीप्लाई करिए और 24 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ऐड, तो 47y इक्वल्स टू 13 9 होता है हमारा, 3 9 जो 27, 9 3 जो 27, 9 1 जो 9 11 प्लस था 24, तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 11, 2 3 4 और 141। तो 47y इज इक्वल्स टू 141, तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। आई थिंक ये 3 टाइम्स जाएगा, तो 3, सो y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 3। अब हमें निकालनी है यहाँ पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो x is equals to -12 plus 10 into 3 अपॉन 9। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो x is equals to 30 -12 plus 30 अपॉन 9, तो x is equals to 18 अपॉन 9 is equals to 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 2। सो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई है, तो x2 एंड y is equals to 3, तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। नेक्स्ट पार्ट में बोला हमें कि पहले तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट पार्ट नहीं है। 2x plus 3y is equals to 11 given है, and 2x minus 4y is equals to -24 है, and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। So
पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन और हम इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड दूसरी इक्वेशन है हमारी 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। तो पहले हम इसमें से वैल्यूज निकालते हैं x की और y की, किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसे 1 बोल देते हैं और इसे 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम 1 2x plus 3y is equals to 11, 2x is equals to 11 minus 3y, x is equals to 11 minus 3y upon 2, put in 2, इसे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जो कि 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। तो x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है x की प्लेस पर। 2 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब है 2 इंटू दिस, है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर। तो बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11, इसे मैं 11 को उस साइड ले गया, तो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 35, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल्स टू 5। तो y हमारा आ गया है 5। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, तो x इज इक्वल्स हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। सो x इज इक्वल्स टू 11 minus 15 upon 2, x equals to minus 4 upon 2, which is equals to x is equals to minus का 2। तो y 5 आ गया हमारा, x minus 2 आ गया। Now what we will do, we will put the value of x and y in the equation which is given. So हमें पूछा है कि y is equals to mx plus 3 given है और पूछा है m की वैल्यू क्या होगी। तो हम y और x की प्लेस पर वो वैल्यू डाल देते हैं जो हमने उनकी फाइंड आउट की है। तो y इज इक्वल्स टू 5, 5 इज इक्वल्स टू m, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, 3 को इधर लाओ, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, तो m इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 1। डिवाइड करेंगे इसे, माइनस 2 को ले जाके नीचे, तो हमारा m की वैल्यू आ रही है माइनस 1। तो बच्चों क्वेश्चन काफी आसान था, सिर्फ हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। एडिशनल काम हमने ये किया है कि हमने उन वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस वाले में। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है हमारे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स is 26. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. So इसमें हमें क्या करना है बच्चों, हम लेट कर लेते हैं वो दो नंबर। अब लेट का मतलब हम एज्यूम करते हैं कि कोई नंबर x और y मान लेते हैं हम, तो लिखते हैं लेट द नंबर बी x, y। तो मैंने उन दोनों नंबर को x और y मान लिया। अब इन्होंने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस मतलब माइनस, तो x माइनस y इज इक्वल टू हमें दे दिया 26, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। एंड दूसरी कंडीशन हमें दी है यहाँ पर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मैं मान लेता हूँ x जो है वो 3 टाइम्स ऑफ y है।
अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैंने x को 3y क्यों माना, y को क्यों नहीं माना 3x? रीजन बीइंग दैट क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें से इसे माइनस करके पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, तो ये नंबर इसका 3 टाइम्स हो सकता है, ये वाला नंबर इसका 3 टाइम्स नहीं हो सकता, ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 3y मान लिया मैंने, अब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ पर। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, पुट इन 1, 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, सो y इज इक्वल्स टू 13, y हमारा 13 आ गया है। अब x निकालने के लिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू 39। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली हमने दो इक्वेशन बनाई और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व कर लिया। अब इससे सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट कह रहा है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पहला आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स हम उन्हें कहते हैं जिनका सम 180 हो। सपोज तो मैंने दो एंगल लिया एक्स और वाई, मैंने कहा सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इनका सम हमेशा क्या होगा 180। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो पहली कंडीशन तो ये हुई, हम मान लेते हैं लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब उन्होंने बोल दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये, सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं, देखो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, और टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव एटलीस्ट टू इक्वेशन, कम से कम हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मैं मान लेता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स वाई से बड़ा है। तो लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब ये जो एक्स है ये वाई से 18 बड़ा है, तो हमने माना एक्स इज ग्रेटर देन वाई, और उन्होंने बोला है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा है, बाय 18 डिग्री, तो यानी x जो है हमारा वो y से 18 बड़ा है, तो इधर 18 ऐड किया मैंने, y को उधर ले आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इसकी में से वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं, वो ऑलरेडी निकली हुई है हमारी, तो हम डायरेक्टली ये जो रिलेशन x की वैल्यू है हम ये वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं। सो x की वैल्यू क्या है हमारी y प्लस 18, तो y दे देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। सो x की वैल्यू ले देते हैं y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180, तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 18, सो 2y इक्वल्स टू 162, तो y इक्वल्स टू 81 डिग्री, y हमारा आ गया 81 डिग्री। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं इसे, तो x प्लस 81 इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 99, तो x भी आ गया हमारा और y भी आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, ये कह रहा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। सो इसमें क्या करेंगे बच्चों हम, देखो क्वेश्चन तो सेम तरीके से होना है,
हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सॉल्व कर रहे हैं अभी, एलिमिनेशन मेथड अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इसमें लेट कॉस्ट ऑफ वन बेट, मान लेते हैं एक्स, लेट कॉस्ट ऑफ वन बॉल हम मान लेते हैं वाई। देखो बच्चों, अगर मैं एक बैट 1000 रुपीज की परचेज की है, तो दो बैट कितने की हो जाएगी? 2000, 3000 की, यानी मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सिमिलरली अब कोच ने 7 बैट्स लिए, 6 बॉल्स लिए, और कितने में लिए? 3800 में। तो अगर 8 बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x प्लस, अगर 8 बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6y। और इसका जो टोटल बिल बना है कोच का, वो बना है 3800। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सिमिलरली दूसरी कंडीशन दी है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो अगर 8 बैट x रुपीज की है, तो 3 बैट्स हो जाएगी 3x प्लस, एंड 5 बॉल्स हो जाएगी 5y रुपीज की। और इसका जो टोटल बिल बना है, वो बना हमारा 1750। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से या 1 में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम 2, मैं 2 से निकाल के 1 में डाल देता हूँ। तो 3x इज इक्वल टू आएगा हमारा 1750 माइनस 5y। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई फ्रॉम 2। पुट इन इक्वेशन 1। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? 7। x की यहाँ पर रख देंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा 3। इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 0, 7 5 35, 7 7 49 52, 7 7 12 माइनस 35y, और 3 का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर किया था 3 6 18y इक्वल टू 3800। 12250 माइनस 35y और 18y, ये आ जाएगा हमारा 17y। 17y इक्वल्स टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं आएगा 0 0 3 24 3 10 11। तो ये आ गया। इसे इधर ले जाते हैं 12250 माइनस 11400 इक्वल्स टू 17y। सो ये आएगा हमारा 850 इक्वल्स टू 17y। तो y आ जाएगा हमारा 850 अपॉन 17 विच इज इक्वल्स टू 50। तो द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज। अब हमें बैट की कॉस्ट निकालनी है। बैट की कॉस्ट निकालने के लिए मैं सिंपली यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पर वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू हमारा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3। तो x इज इक्वल्स टू 1750, 5 5 25, 250 अपॉन 3। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1500 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 500। तो x की कॉस्ट हमारी आ गई 500, यानी कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज 50 रुपीज। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with
चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड। देखो बच्चों, इसे एक चीज समझो आप। सपोज तो आप टैक्सी बुक कर रहे हो, तो टैक्सी बुक करने पर आप ये मानो कि सपोज टैक्सी वाला कहता है कि आप कहीं जाओ या ना जाओ, मेरे जो टैक्सी के बुकिंग चार्जेस है फिक्स्ड है। मान लो वो कुछ भी है, 50 रुपीज, 100 रुपीज। बाकी आपका जो बिल बनेगा वो बनेगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो सपोज करो, मान लो मैंने टैक्सी बुक करी, तो उसका 100 रुपए चार्ज तो फिक्स्ड है, वो तो मुझे उसे देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसने कहा कि हर किलोमीटर के लिए मैं आपसे 20 रुपए लूंगा। तो मान लो मैं 10 किलोमीटर चला, मैं कितना डिस्टेंस चला, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चला और हर किलोमीटर का 20 रुपया दिया मैंने, तो 20 × 10, 200 रुपये तो मेरा हो गया वो। ठीक है, 200 रुपये तो मुझे देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो उसका बुकिंग चार्जेस थे, दैट इज फिक्स कॉस्ट विच इज 100 रुपीज। तो 200 प्लस 100, 300, यानी मेरा टोटल बिल बनेगा 300। तो ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है हमारा। इसमें लिखा है द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मैं मान लेता हूँ लेट, मैं यहाँ पे बच्चों मान लेता हूँ लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। मैंने यहाँ पे मान लिया जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, जो देना ही पड़ेगा उसे, वो एक्स है। एंड कर लिख देते चार्ज पर किलोमीटर, उसे मान लेते हैं हम वाई, कि हर किलोमीटर के लिए जो हमें बिल पे करना होता है वो हम मान लेते हैं वाई। तो कोई पर्सन था, वो 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, और उसका जो बिल बना है ना टोटल, वो बना 105 रुपए। तो पहली इक्वेशन हम बनाते हैं कि जब वो 10 किलोमीटर चला तो उसने फिक्स कॉस्ट भी दिया होगा उसे, तो हो गया एक्स प्लस, अब हर किलोमीटर के लिए वो कितना पे करेगा, वाई रुपीज। कितना किलोमीटर चला वो, 10 किलोमीटर, तो उसका हो जाएगा 10 वाई, और ये जो टोटल बिल होगा हमारा हो जाएगा 105। इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन 1। सिमिलरली अब दूसरी कंडीशन भी दी है हमें, फॉर अनदर पर्सन जो 15 किलोमीटर चला है, दूसरा पर्सन जो 15 किलोमीटर चला है, और उसका जो बिल आया है वो आया है 155 रुपए, 155 रुपए, है ना। सो उसने भी फिक्स प्राइस तो दिया ही होगा, मतलब जो फिक्स चार्जेस है टैक्सी के, वो तो उसने भी पे किए होंगे। प्लस अब हर किलोमीटर के लिए वाई रुपीज पे करना है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना पे करेगा, 15 वाई, और ये टोटल बिल बना है 155। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से फ्रॉम टू मैं 2 में से x की वैल्यू निकालकर 1 में डाल देता हूं। सो x की वैल्यू आएगी यहां से, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, पुट इन इक्वेशन 1। इसे 1 में डाल देते हैं हम, ये 1, तो x की लिख देते हैं 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। 155 इसे इधर ले आते हैं माइनस का 105 इक्वल्स टू माइनस 15y प्लस 10y, ये होता है हमारा माइनस 5y, वहां जाकर हो जाएगा प्लस का 5y, तो ये हो जाएगा हमारा 50 इज इक्वल्स टू 5y, तो y इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। यानी जो कॉस्ट पर किलोमीटर लिया जा रहा है वो टैक्सी चार्ज कर रही है 10 रुपीज। फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 155 माइनस 15y, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15, y कितना है हमारा 10 रुपीज, तो x इज इक्वल टू हो गया 155 माइनस 150, x इज इक्वल टू 5 रुपीज। यानी कि जो टैक्सी का फिक्स कॉस्ट है ना, फिक्स प्राइस है, जो वो देना ही पड़ेगा उसे, वो 5 रुपीज है सिर्फ। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना आप किसी इक्वेशन में डाल के भी देख सकते हो। देखो फिक्स प्राइस कितना हमारा 5, तो हो जाएगा 5 प्लस, और y कितना हमारा 10 रुपीज, तो 10 इंटू 5, 10 इंटू 10, तो हो जाए 5 प्लस 100, तो 105, और यही हमारा आ रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है बिल्कुल
सही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमें क्या करना है इसमें बच्चों, हम पहले फ्रैक्शन मान लेते हैं। हम न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू मान लेते हैं और डिनोमिनेटर की भी कुछ वैल्यू हम मान लेते हैं। सो हम करते हैं लेट न्यूमरेटर बी x एंड लेट डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं हम, y। सो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया है और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया है। अब तो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन y, है ना। आप कंडीशन देखते क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। सो इक्वेशन विल बी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। इसे इधर ले आया हूं मैं और इधर इसे उधर ले जाकर वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो ये हमारी आ रही इक्वेशन 1। अब बनाते हैं इक्वेशन 2। दूसरा रिलेशन भी दिया है हमें, हमारा फ्रैक्शन अभी भी x अपॉन y है जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है। अब वो बोल रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो +3 फ्रैक्शन विल बिकम 5/6। तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15। इधर ले आओ, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18। सो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, इक्वेशन 2। तो हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म कर ली है, बस अब हमारा काम रह गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 6x इक्वल्स टू आएगी -3 प्लस 5y। सो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5y अपॉन 6। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन 1, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या 11, एच सी नंबर रख देते हैं हम, -3 प्लस 5y अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल्स टू -4। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 6, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप बच जाएगा, 11 3 जा -33 प्लस 55y और 6 से इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 54y इक्वल्स टू -4। सो -33 प्लस y प्लस 55y माइनस 54y, तो आएगा प्लस y इक्वल्स टू 60 उधर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 24। सो y इज इक्वल्स टू -24 प्लस 33। कितना आ जाएगा यहाँ से, 6 और 3 9, तो y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 9। तो हमारा y9 आ गया यहाँ से। अब y9 आ गया, उसे किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू था हमारा -3 प्लस 5, y की जगह पर हम 9 डाल देते हैं अपॉन 6। 5 9 से 45, 45 माइनस 3 42 अपॉन 6 7, तो x आ गया हमारा 7। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हम ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने क्या माना था, x अपॉन y, यहाँ पे डाल देते हैं।
तो h हमारा 7 है और ये 9 है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है हमारा बच्चों वो है 7/9 और ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा एंड हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। सिक्स पार्ट में हमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है 5 years hence, हेंस मतलब होता है फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. तो बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं एजेस वाले, बस आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है इसका। बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारा, हम मान लेते हैं कि ये तो जैकब है, ये जैकब है और ये उसका सन है। तो इनकी प्रेजेंट एज जैकब की प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं और सन की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम, वाई, कि ये इनकी प्रेजेंट एज है। फिर बोले 5 years hence, 5 साल बाद। सपोज करो बच्चों अभी मैं आप मान लो 15 साल के हो या मैं मान लो मैं 29 साल का हूँ, तो 5 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, 5 साल ज्यादा हो जाएगी। अगर आप अब 15 साल के हो तो 20 साल के हो जाओगे 5 साल बाद, है ना। यानी अगर हम फ्यूचर में जाएंगे, जितना साल हम फ्यूचर में जाएंगे उतनी एज हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 5 years hence, 5 years hence, 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो हो जाएगी x+5 एंड सन की एज हो जाएगी y+5, है ना। तो 5 years hence सन जैकब की एज हो जाएगी x+5 एंड सन की एज हो जाएगी y+5। सो अब रिलेशन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो कह रहे हैं 5 साल बाद जो जैकब है, ये जैकब है, इसी जो एज होगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन की एज की। सो जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज 5 years hence, 5 साल बाद। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी हमारी x+5 इक्वल्स टू 3y+15, तो x-3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं 5 years ago, एगो मतलब होता है पहले, 5 साल पहले। तो सपोज करो आप अभी 15 साल के हो, तो 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 10 साल, यानी आपने माइनस किया है। तो अगर हम 5 years एगो देखें तो जैकब की एज रही होगी x-5 और सन की एज रही होगी y-5, है ना। जैकब एज वो 7 टाइम्स, वो कह रहे 5 साल पहले जैकब की एज जो है अपने सन से 7 टाइम्स थी, यानी जैकब की एज क्या थी, x-5 और ये 7 टाइम्स है किसकी, सन की एज की। तो ये x-5 इज इक्वल टू 7y-7 से 35, इधर ले आओ से x-7y इक्वल्स टू -30, इक्वेशन 2। देखो -5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, -35 + 5 इज इक्वल्स टू -30। क्या करते हैं हम 2 से 1 में डाल देते हैं इक्वेशन, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, -30 + 7y पुट इन 1 हमारी ये रही। तो x की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे कितनी है, -30 + 7y -3y इक्वल्स टू 10। तो +7y -3y हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 30 को उधर ले जाओ, 10 + 30, तो 5y इक्वल्स टू 40। सो y आ जाएगा हमारा 40/5 दैट इज 8। तो जो जैकब की सन की प्रेजेंट एज है वो तो आ गई है, कितनी आई है, 8 years, 8 years। अब जैकब की एज निकालनी है हमें, तो किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट में x-3y इक्वल्स टू 10, x-3y है 8 इक्वल्स टू 10, x-3 8 24 इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 34।
तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो 34 है और जो उससे सन की प्रेजेंट एज है वो है 8 ईयर्स। सो एज रिलेटेड क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्यूचर में जा रहे हैं या पास्ट में जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको एज को आइडिया सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन में इसी का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.3। आज की वीडियो में बस इतना ही। बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीरियस है बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए तो चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन कब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और लास्ट टाइम पर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा जहां पर मैं आपके लाइव डाउट्स एंड लाइव सेशन करूंगा जहां पर आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।